नमस्कारम, मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का ऋषिकुल फाउंडेशन पॉडकास्ट सीरीज के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे मॉडर्न कपल रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, समय के साथ कपल की रिलेशनशिप डायनामिक्स में काफी चेंजेस देखे गए हैं। पहले के जमाने में जहां क्लियर जेंडर रोल्स हुआ करते थे, आज वहीं कपल्स इक्वालिटी की बात करते हैं। पहले के समय में शादी हो जाने पर ही एक कपल की रिलेशनशिप को कंप्लीट माना जाता था, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम सब बात करें मॉडर्न कपल्स रिलेशनशिप से जुड़े कुछ इश्यूज के बारे में। हमारे साथ मौजूद है एक साइकोलॉजिस्ट और हीलर स्वामी ऋषि। नमस्कारम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कारम सर, किसी रिलेशनशिप में एंटर करने के क्या मायने होते हैं? अक्सर देखा जाता है कि लोनलीनेस से बचने के लिए या लोनलीनेस के डर से लोग किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं। सो हाउ फार इट इज जस्टिफाइड? देखिए, होता ये है कि हम रिलेशनशिप में आते हैं और उनके कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि आप खुद से परेशान हैं, आप खुद की लोनलीनेस से बहुत परेशान हैं, इसलिए आप अपने जीवन में किसी हमसफ़र को किसी साथी को खोजते हो। दूसरा कारण होता है आपका अट्रैक्शन, आपका लस्ट। तो हम प्रेम में आते हैं किसी के और फिर हम रिलेशनशिप में आते हैं, ऐसा नहीं है। और ये मज़े की बात है कि हर व्यक्ति को लगता है कि वो प्रेम में है, बट प्रेम बहुत रेयर फिनोमेना है, बहुत रेयर है। कभी कभी किसी किसी को हुआ है, मतलब हज़ारों में किसी एक को प्रेम होता है, रेयरली। तो अक्सर ये जो हमको एक भाव होता है कि हम किसी के साथ प्रेम में हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या फिर हम किसी के साथ हमारी एक हैबिट बन जाती है साथ रहने की, और हमको लगता है हम प्रेम में हैं। तो प्रेम बहुत रेयर है, प्रेम इतने आसानी से होता भी नहीं है। दूसरी बात कि ये जो अट्रैक्शन वाला रिलेशनशिप है, फिर ये क्या गलत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या अगर आप लोनलीनेस में हैं और इसको मिटाने के लिए आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ये गलत है? ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, फिर भी आपका एक स्पेस खुद का भी होना चाहिए, ताकि आप अनुभव कर सकें कि आपका एक जो लोनलीनेस है वो कायम रहे। ये समझना बहुत मुश्किल है। अक्सर, जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ इस चीज़ को, कि क्या होता है कि दो लोग रिलेशनशिप पर आए और उसके बाद में जब वो उनका फिर ब्रेकअप हो गया, आजकल बहुत कॉमनली सबका ब्रेकअप हो जा रहा है, तो जब उनका ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप के बाद वो और ज़्यादा लोनली फील करने लग गए। अच्छा। एक्चुअली में लोनलीनेस पहले भी उतनी थी, लेकिन ये जो टाइम इंटरवल गुजरा साथ में, इसमें हम भूल गए कि हमारे अंदर एक लोनलीनेस उतनी ही है जी। और फिर उसके बाद जब वो व्यक्ति चला जाता है, क्योंकि आप पूरे टाइम इंगेज थे, जब वो व्यक्ति आपकी लाइफ से चला गया, या फिर अगर ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो भी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, उनका शरीर छोड़ दिया उन्होंने, और फिर आप अकेले पड़ गए, तब आपको वो लोनलीनेस और खाएगी, डबल टिबल पावरफुल होकर आपको वो परेशान करेगी। अच्छा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपने अपने आप को वो स्पेस नहीं दिया, आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे कहीं पर, और फिर आपकी जो रियलिटी अब आपको वो फेस करते नहीं बन रही है, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस भी नहीं है। तो हम लोनली हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हमको एक्सेप्ट करना ही होगा। और रिलेशनशिप में आ जाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम एक दूसरे के पूरे टाइम को खा जाएं। हम अक्सर, आपने देखा होगा कि जो लोग रिलेशनशिप में वो 24 घंटे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड। वो हेल्दी नहीं है। इससे आपका प्रेम भी खत्म होता है। प्रेम आपका पनपता कब है? जब आप विरह का अनुभव करते हैं, जब आप उससे एक दूरी, एक ठीक डिस्टेंस पर रहते हैं, तब आपका प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये विरह का मोमेंट बहुत ज़रूरी है हर एक प्रेम के लिए। और अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हम हर समय कनेक्टेड रह सकते हैं। हम वो कहाँ जा रहे हैं हम उसको देख भी सकते हैं कि कहाँ अभी वो है, हम किसी भी समय उससे बात कर सकते हैं। तो हमारी प्रेम की संभावना और ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हम 24 घंटे उसके साथ कनेक्टेड हैं, भले वो दूर भी है। तो हमारे बीच में स्पेस कहीं पे भी नहीं, और अगर स्पेस नहीं हो तो फिर रिलेशनशिप धीरे धीरे ख़त्म होगा। एक दूसरे से जो हम बोलते हैं ना, मन भर के, क्योंकि प्रेम तो था नहीं, आपका वो अट्रैक्शन था, आपका लोनलीनेस हटाने के लिए आपने किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आए थे, कोई अच्छा लगा था, या किसी को लेकर आपको कोई लस्ट था, इन रीजंस के साथ आप आए थे रिलेशनशिप में। तो जब आपने एक दूसरे को स्पेस भी नहीं दिया, अब आदत है, स्पेस भी नहीं है,
अब होगा क्या कि अब तकरार होगा। अब ये वो सांप की स्थिति होती है, ना वो निगल सकता है ना उगल सकता है। और मोस्टली हम इसी तरह की रिलेशनशिप अपने आसपास देखो, और फिर हमको लगता है कि दिस इज नॉट वर्किंग। फिर छोड़ने के बाद भी हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। अगर वो एक सेपरेशन हो गया तो कंप्लीटली सेपरेशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आदत है साथ में रहने की। तो ये प्रॉब्लम्स हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप में आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हम एक दूसरे के पूरे स्पेस को खा जाएं। रिलेशनशिप में आने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को एक प्रॉपर स्पेस भी दें। वो परफेक्ट रिलेशनशिप होता है जिसमें उसकी बाउंड्रीज, उसका स्पेस उसको मिले, और जब वो साथ में मिले तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करें साथ में। खलील गिब्रान का एक पोयम है जिसमें वो रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और वो कहते हैं कि जो कपल है वो मंदिर के दो स्तंभ हैं, दो पिलर्स हैं, और अगर दो पिलर्स एक साथ हों, जुड़े हुए हों, तो वो पिलर के होने का कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है। अगर वो डिस्टेंस में है तभी वो एक मंदिर के क्षितिज को वो कैरी कर रहे हैं। तो सेम ये एक कपल के साथ भी वैसा ही है कि वो एक फैमिली का निर्माण करने वाले हैं, एक समाज का निर्माण करने वाले हैं, दो परिवारों को जोड़ने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो उनमें एक डिस्टेंस होना ज़रूरी है। वो बहुत क्लोज होने से वो रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, उसकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इसको समझने के लिए और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे मैथोलॉजी में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है शिव और पार्वती का। शिव और पार्वती की अगर आप कहानी सुनेंगे तो वो बार बार एक वियोग को अनुभव करते थे, और वो जानबूझ कर करते थे। और फिर उसके बाद जब वो वापस रीयूनाइट होते थे तो उनका प्रेम और बढ़ता था। तो ये हमारे लिए एग्जांपल्स हैं कि हमको उनके इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो हर एक कपल को चाहिए कि बीच में वो थोड़े से अपने एक सेपरेशन खुद से क्रिएट करें और खुद से फिर रीयूनाइट हो, लाइफ को प्लेफुल बनाएं। और इससे आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी जो प्रेम की संभावना है वो और बढ़ती जाएगी, क्योंकि विरह में आप प्रेम को ज़्यादा महसूस करते हैं। तो ये जो लोनलीनेस का क्वेश्चन था कि हम अपने एक्चुअली लोनलीनेस से भागते हुए रिलेशनशिप जो पकड़ते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने लोनलीनेस से भागने के लिए, उसे एस्केप करने के लिए अगर आप कोई रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने पहले लोनलीनेस को एक्सेप्ट करो, और धीरे धीरे जब आपको प्रेम का अनुभव हो, किसी के साथ एक जुड़ाव महसूस हो, तब आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए। अदरवाइज आपको नहीं आना चाहिए रिलेशनशिप में। ओके सर, हाउ कैन वी प्रैक्टिस फ्रीडम इन रिलेशनशिप? क्या ये आज की लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, फ्रीडम से हमारा तात्पर्य क्या है कि हम जिसको हम ओपन रिलेशनशिप कह रहे हैं, क्या वो फ्रीडम है? तो मेरा मानना है कि फिर रिलेशनशिप ही क्यों है? देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप। फिर आप मतलब आप फिर कैजुअल फ्रेंड्स हैं और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिलेशनशिप का कोई मीनिंग नहीं रहा। हम बहुत ही खराब स्थिति में आ चुके हैं। देखिए, फ्रीडम होनी चाहिए, बट एक दूसरे सेंस में फ्रीडम होनी चाहिए कि वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो खुद अपने डिसीजंस ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी सकते हैं। इस तरह का फ्रीडम बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये फ्रीडम नहीं होना, फिर रिलेशनशिप का कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप किसी के साथ कमिटेड हो, बट आप अलाउ हो और भी लोगों से मिलने के लिए, और जो दूसरा पार्टनर है वो भी अलाउड है। ये फ्रीडम का कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट। फिर रिलेशनशिप का कोई महत्व ही नहीं बचता, कोई रीजन ही नहीं बचता। फिर बेसिकली आपको एक दूसरे से प्रेम भी नहीं है, ना आप दोनों को एक दूसरे के प्रति कोई समर्पण है, लेकिन आप बस एक साथ में हैं और आप अभी और भी तलाश में हैं चीज़ों के। तो इस चीज़ों की अगर हम बहुत ज़्यादा स्वीकृति देंगे तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में विक्षिप्तता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा। तो मेरा मानना है कि इस तरह का फ्रीडम नहीं होता है एक रिलेशनशिप में, और ना होना चाहिए। सर, कभी कभी कपल्स के बीच काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है, और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कुछ कपल्स के बीच बहुत कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। तो ये कंपैटिबिलिटी बाय नेचर फॉर्म होती है, या कपल्स को एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ इसे डेवलप करना पड़ता है? कुछ केसेस में होता है कि जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत नेचुरली किसी रिलेशनशिप में होती है, कि बिना एफर्ट किए, बिल्कुल एफर्टलेस, वो एकदम जेलप हो जाते हैं। ठीक है।
कुछ स्तर पर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि फिजिकली दे आर कॉम्पैटिबल, जैसे कोई एक अरेंज मैरिज है, वो फिजिकली वो कॉम्पैटिबल हैं, वो सेक्सुअली कॉम्पैटिबल हैं, बट मेंटली नहीं है, इमोशनली नहीं है, सोशली नहीं है। तो इन केसेस में हमको वहाँ पर डेवलप करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ बात करके, एक दूसरे को समझ कर वो साझेदारी के साथ वहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है। सेम कि कहीं पे मेंटली दे आर कॉम्पैटिबल, ठीक है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यूजुअली मेंटली कॉम्पैटिबिलिटी के साथ बनते हैं, तो जहाँ पे उनका मन मिल रहा है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी स्तर में भी वो उतने कॉम्पैटिबल हों, ठीक है। तो कुछ स्तर में होता है कि बहुत नेचुरली एक कॉम्पैटिबिलिटी बन गई है, लेकिन कई स्तरों में हमें बनाने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे को समझने की। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं जी कि हम क्या चाहते हैं, जी ठीक है, और हमको लगता है कि मेरा पार्टनर समझता ही नहीं है। और ये शिकायत लगभग सभी की है। हस्बैंड से पूछो तो हस्बैंड बोल रहा है कि ये मुझे नहीं समझती, वाइफ से पूछो, वाइफ को भी यही लगता है कि मेरी भावनाओं को ये नहीं समझता जी तो इन स्तर पर उन्हें बैठकर समझदारी के साथ एक दूसरे के पहलुओं को समझाने की नहीं, पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर उसके बाद अपना जो पहलू है, अपना जो एस्पेक्ट है, उसको बताने की कोशिश करनी चाहिए। और जब इस लेवल में अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ बातचीत ही होगी, धीरे धीरे हम कॉम्पैटिबल होंगे। दूसरा जो मेजर की होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट वो मास्टर की है रिलेशनशिप का, जिससे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर जो एक मेल है या एक फीमेल है वो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं, देन दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है या फिर कहाँ पे हम कॉम्पैटिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे बहुत ब्यूटीफुली अलाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम रूड हैं और हम चाहते हैं कि नहीं वो समझे, एक ईगो का क्लैशेस है, और जहाँ पे ईगो है वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं हो सकता फिर एक दूसरे के प्रति, क्योंकि आप सुपीरियर हैं, सामने वाला इन्फीरियर है। तो अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर वो अच्छे कपल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, लव जो है उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, रिस्पेक्ट उसका एक मेजर ब्रांच है, उसका मेजर पार्ट है। देयर इज नो लव विदाउट रिस्पेक्ट। अगर जहाँ पे सम्मान नहीं है तो वहाँ पे प्रेम भी नहीं हो सकता। तो एक सही कपल को या एक स्पिरिचुअल कपल को या एक आइडल कपल को चाहिए कि वो अपने पार्टनर की सबसे पहले रिस्पेक्ट करना शुरू करें, और वहाँ से फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। यूजुअली होता है कि हम सामने वाले को रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात, हम सुनने को रेडी नहीं है। कि बेसिकली कई बार क्योंकि हम सब बहुत कुशल नहीं है समझाने में, बोलने में, तो कभी कभी कुछ व्यक्ति को बहुत समय लगता है अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में। लेकिन अगर हम वो भी सुनने को रेडी नहीं है तो ऑलरेडी वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में अगर अच्छा नहीं है और हम वो भी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर वो बहुत अनटच्ड हो जाता है फिर वो मामला। तो पहला जो है वो आप शांति से सुने, समझें, रेस्पेक्ट करें, और आप पाएंगे कि बहुत ब्यूटीफुली धीरे धीरे वो एक अच्छी कॉम्पैटिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, बिल्डअप हो जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। So how will you describe an ideal spiritual relationship of a couple? देखिए, ये कभी नहीं होता है कि स्पिरिचुअल कपल अलग होते हैं और मेटेरियलिस्टिक कपल अलग होते हैं। जब एक कपल के बीच में बहुत सारे हाई वर्च्यूज होते हैं, मोरालिटी होती है, एक प्योरिटी होती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ, ये कपल स्पिरिचुअल कपल है, ठीक है। जहाँ पे लस्ट और डिजायर्स और एक तरह की डिपेंडेंसी, ठीक है, ये सब चीज़ें ना हो, और एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम, समर्पण, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति कंपैशन बहुत हाई लेवल में हो, तो हम बोल सकते हैं हाँ, ये स्पिरिचुअल कपल है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। वाचस्पति एक ऋषि थे जी। और वो ब्रह्म सूत्रों पर वो किताब लिख रहे थे, और वो बिल्कुल डीपली मर्ज थे अपने काम पर, वो कंप्लीटली लॉस्ट थे आसपास के सराउंडिंग से, और इसी बीच में उनके घर वालों ने उनकी शादी भी करा दी। अच्छा। और मज़े की बात है कि उनको ख्याल भी नहीं था कि उनकी शादी हो रही है या उनकी शादी हो गई। ही वॉज टोटली लॉस्ट। और
फिर जब उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था भामती, तो वो वाइफ उनके साथ उनके घर आती है एंड शी फिगर आउट्स कि ये कंप्लीटली अपने काम में डूबे हुए हैं, इनको ख्याल भी नहीं है। तो वो फ्रॉम द बिगनिंग वो बहुत केयर करती है उनकी, हर एक चीज़ का ख्याल रखती है और वो ब्रह्म सूत्रों पर ध्यान करते और लिखते और इन्हीं चीज़ों में वो टोटली मर्ज थे। वो समय से खाना दे देती, वो समय से उनका सब काम कर देती, शाम होते ही उनके जो वर्क प्लेस था उनका वहाँ पे वो आकर दिए जला जाती। ठीक है, तो जिस दिन उनका वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ आफ्टर ईयर्स, जब इतने साल बाद उनका जब वो पूरा जो सूत्र उन्होंने संकलन कर लिया, उसको लिख लिया, तो वो जब बुक को बंद करते हैं तब वो देखती है कि कोई एक लेडी आकर उनके दिए में तेल डाल रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही सॉ कि वो कौन है, और वो पूछते हैं कि देवी आप कौन हो। सो शी स्माइल्ड एंड से कि मैं आपकी वाइफ हूँ और इतने समय से मैं आपके साथ ही थी। और फिर उनको थोड़ा सा रियलाइज होता है और उनको बहुत गिल्ट होता है कि मैंने ये मतलब बहुत गलत किया इनके साथ, बिकॉज मेरे प्लान्स तो कुछ और थे। और आफ्टर दिस कंप्लीशन, इस बुक को कंप्लीट करने के बाद तो मैं तो संन्यास लेने वाला था, अब मैं क्या करूंगा। तो वो उनको बहुत शेम और बहुत गिल्ट होता है। सो बहुत ब्यूटीफुली वो जो भामती थी वो बोलती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पाथ में, मैं आपके पाथ में कभी भी बाधा नहीं बनना चाहती। आप जैसे जाना चाहते हो, आपके जो प्लान्स हैं, अगर आप संन्यास लेना चाहते हो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो उस लेडी के आगे बहुत विनम्र पूर्वक वो उसको नमस्कार करते हैं, उसके आगे झुकते हैं। और उन्होंने अपने जो ब्रह्म सूत्र जो लिखे थे उसका नाम अपनी वाइफ के नाम पर डेडिकेट किया। उस बुक को उन्होंने भामती नाम दिया। तो ये जो स्तर है प्रेम का, ये जो स्तर है समर्पण का, एक रिलेशनशिप का, विच इज बियॉन्ड मेजर, आप इसको किस कैटेगरी में डालोगे। हम आज की दुनिया में, आज के तौर पर अगर हम देखें तो ये कहीं भी सेट नहीं होता, फिट नहीं होता। हम अगर एक कंपैरिजन करें, हालांकि कंपैरिजन किया नहीं जा सकता, लेकिन कंपैरिजन करें तो यहाँ पर एक जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर को अपना प्रेजेंस बताता है कि मैं हूं जी, ठीक है। और हम अपने पार्टनर को याद दिलाते हैं यू हैव टू केयर, मेरी केयर आपको करनी पड़ेगी। और एक ये स्तर है जहां पे उन्होंने इतनी सी भी खलल नहीं की, कभी बात करने की भी कोशिश नहीं की कि उनके काम में डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो प्रेम का स्तर है ये बियॉन्ड एवरीथिंग है। ये एक्चुअल प्रेम है, ये एक्चुअल रिलेशनशिप है जहां पे एक दूसरे के प्रति इतनी समझदारी हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, इतना प्रेम हो कि आप सब कुछ छोड़ सकते हो, अपने आप को भी आप कंप्लीटली डिसॉल्व कर दो किसी के आगे। बेसिकली हम प्रेम में लेना सीखते हैं, लेकिन प्रेम लेने की बात नहीं, देने की बात है। प्रेम में अपने आप को मिटाने की बात है। जब आप अपने आप को कंप्लीटली मिटा देते हो, झुक जाते हो, दैट इज लव। सो ये जो वाचस्पति और भामती जैसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति पूरा समर्पण है, पूरा प्रेम है, एक दूसरे के प्रति डिवोशन है, बहुत आदर है। इन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं एज अ स्पिरिचुअल वर्च्यूज टू इन अ रिलेशनशिप। सर, रिलेशनशिप में कपल्स काफ़ी इनसिक्योर होते हैं, बहुत इनसिक्योरिटी होती है उनको छोटी छोटी बातों में। तो इस इनसिक्योरिटी से कपल्स कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत मज़े की बात है कि इनसिक्योरिटी आपको कब होती है, जब आपको भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट कैसे कर सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप का बेस तो आपका ट्रस्ट होता है। तो अगर हमारे बीच में ट्रस्ट ही नहीं है तो हम रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हैं? तो ये दोनों साथ साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बोलते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। ठीक है, तो जहाँ पे अगर ट्रस्ट है वहां पे इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, और जहाँ पे इनसिक्योरिटी है वहां ट्रस्ट नहीं है। और इनसिक्योरिटी ऐसा दीमक है जो खोखला कर देगी अंदर से। जैसे एक वॉल है अगर लकड़ी की, तो वो बाहर से हमको दिख रही हो कि शायद वो अच्छी लकड़ी, मोटी लकड़ी है, लेकिन अंदर अंदर वो पूरा खोखला हो चुका है, उसमें दम नहीं है, वो किसी समय भी ढह सकता है। सेम अगर रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, इनसिक्योर है अगर हम लेकर,
ठीक है, और मे बी समटाइम्स वी हैव अ रीजन टू गेट इनसिक्योर्ड और समथिंग, तो उसको आप क्लियर करो, ठीक है। नहीं तो अगर आप अननेसेसरी अगर इनसिक्योरिटीज को अगर आप पालते जाओगे तो आप अपने आप को एक बहुत ही टेंस्ड, बहुत ही डिप्रेस्ड पाओगे एट लास्ट, या फिर वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं वो बहुत बुरी तरीके से आगे ड्रैग होता जाएगा, वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो रिलेशनशिप और इनसिक्योरिटी साथ साथ में कभी नहीं रह सकते। तो इट्स बेटर टू ड्रॉप ऑल योर इनसिक्योरिटीज। सर, हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप हमारे लिए नहीं बनी हुई है, या यूं कहें कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है और हमें इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, अगर आप अपने पार्टनर के साथ हल्का महसूस नहीं कर रहे, आपको हर समय एक प्रेशर है, अक्सर मैंने बहुत बार पाया है कि वो पूरे टाइम डरे हुए रहते हैं कि अब वो क्या रिएक्ट करेंगे, अब आगे क्या होगा, या अब वो गुस्सा तो नहीं करेंगे जो भी उनके पार्टनर है, ठीक है। इस तरह का माहौल है, या फिर एक टॉर्चर है, मेंटली बहुत सारा टॉर्चर है। और अगर फिजिकल अब्यूज है, वायलेंस है, तब तो वो तो बिल्कुल रेड फ्लैग है। तब तो बिल्कुल समझ जाइए कि ये बिल्कुल भी टॉक्सिक है और यहाँ पे रहना कहीं से भी सेफ नहीं है, बिल्कुल ड्रॉप करो। लेकिन कई बार हमेशा फिजिकल नहीं होता है, वायलेंस नहीं होता है, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, तो वो समझने की ज़रूरत है। आप किसी के साथ स्वीट मेमोरी क्रिएट करने के लिए आप किसी के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, ना कि ट्रॉमा लेने के लिए जी। तो इस तरह की अगर आपको अपनी रिलेशनशिप में दिख रही है कि बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, उनके साथ आप भारीपन महसूस कर रहे हैं, उनका प्रेजेंस आपको एक बहुत मुश्किल में और प्रेशर में डाल रहा है, देन इट्स अ नो। तब वो एक रेड फ्लैग है। तब वहाँ पे इस तरह के सिचुएशंस में, इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आपको अपने आप को डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करो ऐसे व्यक्ति से। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी शादी को कई साल हो चुके हैं, आपके बच्चे भी हो चुके हैं, ठीक है, शादी को 15 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हो चुके हैं, और विद टाइम स्टार्टिंग में तो बहुत कम टॉक्सिक था चीज़ें, लेकिन विद टाइम टॉक्सिक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा मेस्ड हो चुका है चीज़ें, आपकी लाइफ बहुत बर्बाद हो चुकी है अब। और अब आप छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि शादी के 15 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हो चुके हैं, और आपके सोसाइटी वाले, आपके घर वाले बोल रहे हैं नहीं निभाओ, चलाओ। तो ये बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं। और जो हम कहते हैं कि बच्चों के लिए रुके रहो, बच्चों के लिए शादी को निभाओ आगे, वो बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि बच्चे इस एनवायरनमेंट में कहीं से भी वो ग्रो नहीं करेंगे। बल्कि ऐसी सिचुएशन में आपको, अगर आप सेपरेट होते हैं और बच्चे को फिर बड़ा करते हैं, तो बच्चे मोटिवेट होंगे, वो सीखेंगे, वो आपके स्ट्रगल से सीखेंगे। अच्छा। वो सेल्फ स्टैंड लेना सीखेंगे आगे चलकर, कि खुद के लिए किस तरीके से स्टैंड लिया जाता है, किस तरह वाइज डिसीजन लिया जाता है समय आने पर। तो ये इंप्रेशन जरूर अच्छा पड़ेगा उन पर। लेकिन ये जो हम गलत करते हैं कि हमारे साथ भी गलत हो रहा है और आपको लगता है कि उससे बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे अक्सर मैंने कई बार ये एक सुना है लेडीज को कहते हुए कि ठीक है, वो भले भी जैसे हमारा रिलेशन कैसा भी है, बहुत वायलेंस है, ठीक है, लेकिन वो बच्चों से कनेक्टेड है और बच्चों को पिता का प्यार तो सिर्फ वही देंगे या जो भी है। तो ये कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं है, इस चीज को समझना होगा। और ये पुराना समय अब नहीं है कि हम जबरदस्ती ड्रैग करते चलें। पुराने समय में क्या होता था कि विमेन जो है वो स्टेप नहीं लेती थी क्योंकि वो पीछे वापस आ नहीं सकती अपने मायके में, आगे वो इसके साथ कंटिन्यू करना ही पड़ता था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। यस बिल्कुल। लेकिन आज वो समय नहीं है। तो अपने आप को आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिल्कुल कर सकते हैं, भले ऑल्दो आपके पास अगर कोई जॉब नहीं, आपने पढ़ाई भी नहीं की है, तो भी आप फाइनेंशियली कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो ये सिचुएशन में रखने से लाख गुना बेटर है कि आप सेल्फ मेड बने, आप अपनी लाइफ को खुद चलाएं, अपने बच्चों को खुद अपब्रिंगिंग करें। कई बार केसेस उल्टे होते हैं कि वाइफ बहुत टॉक्सिक होती है, बहुत प्रेशराइज करती है जी। और जो मेल पर्सन है, मेल कैंडिडेट है, वो बेचारा इनसे परेशान है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो भी टॉक्सिक रिलेशन है। वहां पे भी आपको हैंडल करने की और अननेसेसरी झेलने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपके पास चॉइस है। देखिए, आप अगर गलत रिलेशनशिप में आ गए हो, गलत डिसीजन हो गया पास में अगर आप ले चुके हो, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरी लाइफ उसको झेलते रहो, भुगतते रहो। जीवन हमेशा आपको एक नया चॉइस दे रहा है, चेंज करो।
बदलो, अगर कुछ टॉक्सिक है, कुछ खराब है तो उसको ड्रॉप करो और आगे बढ़ो। सर जैसे कि आपने कहा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को हमें ड्रॉप करके मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन अक्सर ये भी कहा जाता है कि वी शुड लर्न टू लेट गो इन अ रिलेशनशिप। सो ये लेट गो करने का लिमिटेशन क्या है? देखिए, लर्न टू लेट गो नहीं होना चाहिए, लर्न एंड देन लेट गो। तो किसी भी घटना से हमको अगर कुछ सीख मिली तो पहले उसे सीखो और फिर उसके बाद उसको लेट गो करो। और ऑब्वियसली लाइफ के पूरी जर्नी में बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे। कभी किसी का कुछ आउटबर्स्ट निकल गया, कभी किसी का कुछ नेगेटिव पार्ट भी निकल गया, ठीक है, तो उसको भी, जैसे हमको अपने पार्टनर की पॉजिटिव पार्ट को भी साथ में लेना चाहिए, तो कुछ नेगेटिव पार्ट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो एक्सेप्टेंस यही है कि उसे हम काउंट करते हुए ना चलें, हम अपने दिमाग में उसे बहुत हैवी स्पेस ना दें, हम उसको लेट गो करते हुए चलें। उसकी लिमिटेशन ये है कि हम बहुत ज़्यादा उनकी अगर रिपीटेटिव है, ठीक है, अगर वो भी अपनी गलतियों से वो सीख नहीं रहे, अगर वो सेम गलतियां रिपीट कर रहे हैं, देन दिस इज द टाइम कि ये ठीक नहीं है अब, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पार्टनर को पब्लिकली इंसल्ट किया, ठीक है। नाउ दिस पर्सन इज सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव। एक बार चलो उन्होंने बताया, एक्सप्रेस किया कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी हर्ट इस सिनेरियो से। फिर ये दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, नाउ दिस इज ट्रेंड, टू मच, या ठीक है। तब वहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने ज़रूरी है ताकि वो अपनी बाउंड्री सेट करे कि ये अलाउड नहीं है। आपसे गलती एक बार हुई, दो बार हुई, 3 बार हुई, लेकिन बार बार नहीं हो सकती। अगर आप इसको कैजुअली लोगे और आप इसको भी एक्सेप्ट कर लोगे तो वो ये मिस्टेक से कभी सीखेंगे नहीं। नाउ दिस इज अ टाइम, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, यू हैव टू टेक सम एक्शन। तो लिमिट यही है कि आपको खुद समझना होगा कि हाँ, आपको कहाँ तक बाउंड्री सेट करनी है, कहाँ पे आपको उनको स्टॉप करना है। लेकिन एक दो बार सामने वाले को भी समझने में, क्योंकि सबका बिहेवियर अलग होता है, सामने वाला शायद इंटेंशनली नहीं करे, अनइंटेंशनली करे, क्योंकि उसका वैसा तरीका हो, फन वे में। किसी के लिए कोई मजाक होता है, किसी के लिए कोई चीज़ मजाक नहीं होती है। जस्ट एग्जांपल कि मैं शायद मजाक में किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को मजाक की तरह नहीं लग रहा है। सो यहाँ पे फिर वो टेंशन क्रिएट होगा। तो छोटी छोटी एक आध दो बार अगर इंसिडेंट्स होती हैं या किसी भी तरह की कोई दूसरे इंसिडेंट्स हो, तो उसको लेट गो करते चलो, लेकिन सामने वाले को आप एक्सप्रेस करो और बाउंड्री सेट करो। सर, दो पार्टनर्स दो अलग अलग इंसान होते हैं, तो जाहिर है उनकी पर्सनालिटीज़ भी अलग अलग होंगी। तो ऐसे में यदि एक पार्टनर मटीरियलिस्टिक है और दूसरा पार्टनर स्पिरिचुअल है, तो उनके बीच में कंपैटिबिलिटी कैसे हो सकती है? देखिए, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। हमेशा अपोजिट अट्रैक्ट होता है ना। अच्छा, ठीक है, तो अगर एक स्पिरिचुअल है और एक नॉन स्पिरिचुअल है या एक मेटलिस्टिक है, तो बिल्कुल उनके बीच में क्यों नहीं एक अच्छा बॉन्ड बन सकता है। एक जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो दूसरे को भी इवॉल्व करने में मदद कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है, वो दोनों साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं होता है कि भाई कोई रिचुअल करना, ठीक है, कि भाई वो कुछ रिचुअल कर रहा है या प्रैक्टिसेस कर रहा है तभी वो स्पिरिचुअल है। एक पर्सन हो सकता है जो इनबिल्ड स्पिरिचुअल हो, बिना कुछ प्रैक्टिस किए, उसका जो नेचर हो वो बहुत कंपैशनेट हो, बहुत समझदारी हो उसके अंदर, ठीक है, तो वो भी स्पिरिचुअल बिल्कुल हो सकता है। दूसरा कि जैसे मैंने कहा कि संगति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिसके साथ आप रह रहे हो, जिसके साथ अपना जीवन आप शेयर कर रहे हो, जिसके साथ आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयरिंग हो रही है, एनर्जी वाइज में, लाइफस्टाइल में, सब कुछ शेयर हो रहा है। तो अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन इवॉल्व करने में मदद कर सकता है, ठीक है, तो वैसे ही जो आपका दूसरा पार्टनर है, अगर वो बहुत टॉक्सिक है या फिर टॉक्सिक नहीं भी है तो भी बहुत ज़्यादा बहुत भिन्न विचारों का है, या एक स्तर पर कहीं ना कहीं उसके जीवन के लिए बाधा हो रही है, तो वो पतन भी कर सकता है, वो उसके लिए ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट कर सकता है। तो जब आप पार्टनर चूज कर रहे हो तो बहुत वाइजली आपको डिसीजंस लेना चाहिए, आपको एक समझदारी दिखानी चाहिए
कि हाँ आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं, आप कंपैटिबल हैं या नहीं। भले वो स्पिरिचुअल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक दूसरे के जीवन को आप क्या बहुत सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि हमारे स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं। भाई कोई पूजा पाठ पर विश्वास रखता हो, कोई ध्यान पर विश्वास रखता हो, वो दोनों भी एक तरीके से स्पिरिचुअल है, इसमें कोई भेद नहीं है। तो हमारी धारणा में भले वो ना आ रहा हो, लेकिन हमारे जीवन को वो पूरा स्वीकार करें, उस हमारे जीवन को, हमारे विचारों को वो सम्मान करें। यही हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को सम्मान करें, उसके जीवन को, उसके विचारों को भी सम्मान करें। तो अगर एक मेटरलिस्टिक है, एक स्पिरिचुअल है, तो मेटरलिस्टिक को चाहिए कि वो उसकी स्पिरिचुअलिटी को रिस्पेक्ट करे, और अगर कोई स्पिरिचुअल है तो वो उसको, उसके मेटरलिस्टिक होने को भी रिस्पेक्ट करे। जी। अक्सर ऐसा होता है, मैंने कई फैमिलीज में देखा है कि अगर कोई स्पिरिचुअल है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल है, तो कई बार जो पार्टनर होते हैं वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ड्रैग करने की कोशिश करते हैं कि नहीं तुम भी ये करो, तुम भी वो करो। तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती से करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि जब भी आप किसी को फोर्सफुली कराने की कोशिश करते हो कि नहीं तुम भी ये चीज़ करो, तो सामने वाले का भी एक ईगो है, वो और रेजिस्ट करता है कि ये तो मुझे और नहीं करना, जस्ट बिकॉज तुम मुझे फोर्स कर रहे हो ये करने के लिए। तो जब आप एक स्पेस छोड़ते हो, एक फ्री विल देते हो उसे कि वो खुद डिसाइड करे, वो खुद चूज करे कि उसको इस पाथ में आना है या नहीं आना है, इस पाथ में आने के अगर उसको अपने तरीके से कोई मार्ग अच्छा लग रहा है तो वो उसको फॉलो करे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही पाथ को फॉलो करें और बाउंड है कि सामने वाले को भी वही करना है। अगर सामने वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो भी उसकी अपने स्पेस को रिस्पेक्ट करो। जब उसका समय आएगा, जब उसका डिवाइन टाइमिंग आएगा, तब वो मे बी वो एंटर करे इस लाइफ में, अनदर लाइफ में, डजंट मैटर। तो हमको कभी भी फोर्सफुली नहीं ड्रैग करने की कोशिश करनी एक दूसरे को, और अपने प्रैक्टिसेस, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस है। अच्छा। उससे आपके पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। भले आप साथ में प्रैक्टिस करें, डजंट मैटर, बट वो आपका इंडिविजुअल मामला है। जी सर, यंग कपल्स जो हैं वो रिलेशनशिप में नहीं आके सिचुएशनशिप में आ रहे हैं, तो ये सिचुएशनशिप कहाँ तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है, जैसे हम सिचुएशनशिप कह रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल टर्म में हम बोलें तो कि कोई एक कैजुअल फ्रेंड जिसके साथ हम कैजुअल सेक्स कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंटीमेसी जो है हमारी, जो हम फिजिकली इंटीमेट होते हैं किसी के साथ, वो बहुत कैजुअल, रैंडमली हमको बहुत लोगों के साथ नहीं मिलना चाहिए। अगर हम साइंटिफिकली समझें तो विच इज़ नॉट हेल्दी बायोलॉजिकली, मतलब आपको डिसीजेज होने के भी चांसेस हैं। ठीक है। दूसरा कि हम जब किसी के साथ जुड़ते हैं फिजिकली, तो हमारे बीच में बहुत सारी एनर्जीज की शेयरिंग होती है। ठीक है। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो विद द टाइम वो बहुत सिमिलर दिखने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक डीएनए का शेयरिंग होता है हमारे साथ। ठीक है, हमारी एनर्जीज शेयरिंग होती है बहुत स्तर पर। हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ इंट्यून्ड होने लगता है। शादियों के समय में एक रिचुअल कराया जाता है जहाँ पे दोनों के एंसेस्टर्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल होता है कि जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो हमारे एंसेस्टर्स भी शेयर होते हैं। ठीक है, हमारे ऑलरेडी बहुत सारा बैगेज है, बहुत सारी मेमोरीज हैं, और सामने वाली पर्सन की बहुत सारी मेमोरीज हैं, और जिसके साथ हमको एक्चुअली में साथ नहीं जीना है, लॉन्ग टर्म में नहीं जाना है, तो हमको उसके साथ इतना इंटीमेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, हम और नई नई मेमोरीज को कैरी कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। और इन तरह की जो अगर आदत हो गई तो आगे चल के ये फिर आपका जो रिलेशनशिप रहेगा आफ्टर मैरिज, ये दिक्कत करेगा तब, क्योंकि आपकी पुरानी आदतें ऐसी हैं। और फिर उसके बाद आप एक टाइम इंटरवल के बाद आप अपने पार्टनर के अलावा फिर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व होना चाहोगे, विच इज़ नॉट गुड। तो बेटर है कि इस तरह की हरकतों को या इस तरह की जो सिचुएशनशिप जिसे हम कहते हैं, इन चीज़ों को हमको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए, विच इज़ नॉट हेल्दी एनीवेज। क्योंकि ये मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, ये फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और स्पिरिचुअली तो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं।
सर आजकल कपल्स लिव इन रिलेशनशिप प्रेफर कर रहे हैं, सो हाउ फार दिस इज अप्रोप्रिएट? देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप है ये बहुत डिफरेंट है सिचुएशनशिप से, ठीक है। तो जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं एक प्रेम संबंध में, और अब आप साथ में रह के देखना चाहते हैं कि अब आप एक दूसरे के साथ साथ में कैसे रहते हैं, विच इज़ नॉट दैट बैड, मैं इसको इतना गलत नहीं कहूँगा, ये बिल्कुल सही है। और आज के समय में ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप शादी कर लें और बाद में आपको ये महसूस हो कि हम शायद साथ नहीं रह सकते जी। और फिर आप सेपरेट हों। इट्स बेटर टू एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि साथ रह कर देख लें, और फिर अगर हमको समझ में आता है कि हाँ हम साथ रह सकते हैं तो फिर शादी कर लें, तो विच इज़ फार बेटर। इसमें इतनी कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ ये भी वैसे ही है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ऐसा पार्टनर्स चेंज नहीं करना चाहिए कि कभी इसके साथ लिव इन में गए, कभी फिर उसके साथ लिव इन में गए। अगर आप लिव इन में जाओ तो भी इट शुड बी लाइक एग्रीमेंट कि हम इतने समय तक रह कर देखें, और लिव इन में जाने के पहले भी हमारा उसके साथ बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो, एक समझदारी लेवल काफ़ी अच्छी मैच्योर हो चुकी हो, तब हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि हाँ अब हम लिव इन में जा सकते हैं। और इसको इतना सोसाइटी को भी चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करें। देखिए, पुराने समय में ऐसा होता था कि जो घर वाले हैं वो अरेंज मैरिज डिसाइड कर लिए कि किसके साथ रहना है, और क्योंकि आपने कभी डिसीजन लिया ही नहीं खुद से, तो शादी के बाद भी फिर आप अगर आप पाते हो कि आप गलत घर में चले गए, गलत व्यक्ति के साथ हो, तो आप फिर भी आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अपने इनिशियल डेज में ही आपने डिसीजन नहीं लिया। तो अब भी आपके पास वो पावर आप महसूस नहीं करते कि आप अभी भी डिसाइड कर लें और आप सेपरेट हो जाएं। तो आपके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि चलते रहो। लेकिन अब ज़माना बहुत बदल चुका है। अगर हम डिसाइड करते हैं कि, जैसे बोलते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं कि लव मैरिज आजकल बहुत फेलियर है, क्योंकि उसमें डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति पहले डिसाइड किया है कि मैं इसके व्यक्ति के साथ रहूँगा या रहूँगी, अब वो ये भी डिसाइड करता है कि अब मुझे नहीं रहना है, ठीक है। तो ये डिसीजन की बात है। ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो भी उतना अनसक्सेसफुल है जितना लव मैरिज सक्सेसफुल है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हमको कि ये जो डिसीजन वाली बात है इन अ रिलेशनशिप, ये बिल्कुल अलाउ किया जाना चाहिए कि वो लिव इन में रहें, समझें एक दूसरे को, और फैमिली भी इंक्लूडेड रहे। ऐसा नहीं है, लिव इन इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप सिर्फ सेक्सुअली एक्टिव हैं उनके साथ, आप बाकी एस्पेक्ट्स को भी समझ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो और आप उस पार्टनर से मिलने जा रहे हो, तो आप अपने आप को ग्रूम करते हो, ठीक है, आप शो करते हो थोड़ा सा अच्छे बनने की, राइट। आप शो करते हो जैसे आप नहीं हो, बट जब आप जिसके साथ आप रहने लगते हो तब आप अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हो जैसे आप हो, क्योंकि हर समय प्रिटेंड करके नहीं रहा जा सकता। तो लिव इन का ये एक सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो उसका ही प्लस पॉइंट ये है कि हाँ, आप जो पर्सन है उसको आप बहुत करीब से समझना शुरू करते हो। हम पूरा तो उसके साथ 80 साल रह के भी नहीं समझ सकते कि वो व्यक्ति एक्चुअल में कैसा है, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी समझदारी एक दूसरे के जीवन को देखकर समझ में आ जाती है। तो ये सोसाइटी में एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो जैसे प्रोज हैं वैसे फिर कॉन्स भी हैं। तो कॉन्स कब होता है, जब आप अपनी फैमिली से ये सब हाइड करके आप कर रहे हो, फैमिली को पता ही नहीं है। और फिर कई बार होता है कि हम देखते हैं कि हमको बहुत ही ब्रूटल केसेस देखने को मिले कि वो लिव इन में थे और फिर उनके साथ बहुत गलत हुआ, ठीक है। तो इन चीज़ों से किस तरह बचा जाए, क्योंकि अगर फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी, फैमिलीज को भी ये मालूम होगा, तो इस तरह के जो संगीन क्राइम हो ये नहीं होंगे, काफ़ी हद तक ये बचेगा। दूसरा कि ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमको, क्योंकि अभी हम ऑब्वियसली हम शादी नहीं की हुई है, तो देयर शुड बी सम बाउंड्रीज। तो वो बाउंड्रीज सेट करना, वो बाउंड्रीज क्रिएट करना विद इन अ कपल, ये बहुत ज़रूरी है। ये बाउंड्रीज अगर आप सेट नहीं करेंगे तो ये वो जो सारा टॉक्सिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है, जब आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, इमीडिएटली आप एक्शन लो, क्योंकि आप कोई कमिटेड नहीं हो, आप कोई बाउंडेड नहीं है किसी तरह का कि आप बंधन में हो कि आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, निभाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे रेड फ्लैग है, जस्ट एस्केप, मूव ऑन।
और फैमिली से कभी भी छुपाएं नहीं। जी। फैमिली को भी चाहिए कि वो सपोर्ट करें और फैमिली में आप सारी चीज़ें शेयर करो। अक्सर कई बार ये जो सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है कि जो क्राइम्स ऐसे हुए हैं कि किसी का मर्डर वगैरह हो गया, तो सामने वाले पार्टनर ने अपने पार्टनर को सब जगह से कट ऑफ करके रख दिया, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और उनके पास कहीं शेयर करने का कुछ ऑप्शन नहीं है। तो ये कभी ना करें, ठीक है, कि अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से को भी मालूम रहे, आपकी फैमिली भी टच में रहे, आपके और भी जो लोग हैं वो आपके टच में रहें। आप पूरे दुनिया से कट ऑफ होकर सिर्फ उसके साथ मत जुड़ो। अच्छा। आपका अपना जीवन भी है, वो भी आप जीते रहो। और सिर्फ क्योंकि आप मतलब जब हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं या लिव इन में जा रहे हैं, तो वो अगर हम समाज से छुप कर जाते हैं, सोसाइटी से छुप कर जाते हैं, तब ये केसेस होने की बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर सोसाइटी में ये एक्सेप्टेड रहेगा, सोशली चीज़ें अगर इन्वॉल्व रहेंगी, तो फिर इस तरह के क्राइम्स मुझे लगता है कि शायद नहीं होंगे, अगर फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं स्पेशली तब। सर, यू आर अ हीलर एंड आपने रिलेशनशिप हीलिंग के काफ़ी केसेस देखे हैं। सो ये रिलेशनशिप हीलिंग क्या होती है, आप ज़रा हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, हीलिंग का ये मतलब नहीं होता है कि हम कुछ मैजिकली या फिर एनर्जी वाइज में हम हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वुंड्स, ठीक है। कुछ फिजिकल होते हैं, तो वो अगर हमको कोई डॉक्टर वगैरह उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है तो इट्स वो भी एक हीलिंग है। फिर हो गया हमारे कुछ मेंटल वुंड्स हैं, जिसको हम कोई जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसको हेल्प कर रहे हैं उस वुंड को हील करने में, सो वो भी एक तरह का हीलिंग है। एंड देन थर्ड इज लाइक एनर्जी वाइज, ठीक है, जब हम हीलिंग करते हैं तो वो भी एक तरह का हीलिंग है। रिलेशनशिप में जब दोनों के बीच में जब कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो मिसकम्युनिकेशन का, ठीक है, या जो वुंड्स होते हैं वो मेंटली ज़्यादा होते हैं। उसके लिए अगर आपसे खुद से वो चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही हैं, वो चीज़ें पर निष्कर्ष नहीं आ पा रहा है, वो चीज़ें एज इट इज़ प्रॉब्लमैटिक हैं, तब हमको चाहिए कि हम किसी एक्सपर्ट की मदद लें, हम एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, कपल काउंसलिंग कराएं, और काउंसलिंग के कुछ सेशंस के बाद हमको समझ में आएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब दो कपल फाइट कर रहे होते हैं या आर्ग्यू करते होते हैं एक दूसरे से, तब वो एक दूसरे को सुनना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश थोड़ी भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी शिकायतें होती हैं कि मेरे पास ये शिकायतें हैं इनसे, और जो पार्टनर है वो शिकायतों की लिस्ट अलग लेकर बैठा हुआ है। तो जो काउंसलर होता है वो दोनों के बीच में एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक दूसरे को पहलुओं को समझाने की कोशिश करता है जो शायद वो उनके अनकॉन्शियस हो, वो उन्हें भी नहीं समझ में आ रही हो। तो इसमें जो साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उनके बीच में एक अच्छा हार्मनी क्रिएट करता है। तो जब आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी हो रही हों तो इट्स बेटर टू फाइंड अ गुड साइकोलॉजिस्ट और उसके पास जाएं और वहाँ पे अपनी सेशंस लें, काउंसलिंग करवाएं। तो दोस्तों, आज हमने मॉडर्न रिलेशनशिप से जुड़े काफ़ी सारे पहलुओं पर चर्चा की। आई होप ये सारी बातें हमारे लिसनर्स को अपने पर्सनल रिलेशनशिप में और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में काफ़ी मदद करेगी। मे यू ऑल बी अ पार्ट ऑफ हैप्पी एंड प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप इन योर लाइफ। सर, आपके कीमती समय के लिए और आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ अनुश्री अग्रवाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम यू। नमस्कारम।